स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ ईडी सेकेंड का लेक्चर नंबर 3। देखिए, इस लेक्चर नंबर 3 में हमारा जो हेडिंग है, मतलब सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब हेडिंग ऐसे लिखा हुआ है, जो आपका कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक, और ऑटोमेटिक में भी दो होता है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। हालांकि सिलेबस में केवल ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें होता दो तरह का है। तो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक में इन दोनों का ये इसका आपको कंट्रोल सर्किट आज मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। तो चलिए अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और आपको ये हेडिंग पढ़ाते हैं। नहीं, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे की चीज़ें बता देना चाहता हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका जो स्टेटर होता है वो 3 फेज में वाउंडेड रहता है, मतलब उसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है। ये जो 3 फेज वाइंडिंग होती है इसको रनिंग के कंडीशन में हम लोग डेल्टा में रखते हैं और स्टार्टिंग के कंडीशन में स्टार में रखते हैं। ये ट्रांसफार्मर मत समझ लेना कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। ये मैं एक ही बाइंडिंग को डेल्टा में दिखाया हूँ और एक ही बाइंडिंग को स्टार में दिखाया हूँ। तो ये रनिंग के कंडीशन में डेल्टा में रखा जाता है और स्टार्टिंग के समय स्टार में रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है उसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टार में जो लाइन करंट है, मतलब मोटर, जो ये मोटर है तो ये इसको कहते हैं लाइन करंट, जो तीनों तारों में इन करते हैं सब। तो ये जो लाइन करंट है ये स्टार में 1/3 होता है डेल्टा की तुलना में। मतलब अगर इस मोटर के अंदर स्टार वाला वाइंडिंग हो तो जो लाइन करंट होगा वो डेल्टा वाला वाइंडिंग जब होता तो जो लाइन करंट होता उसका 1/3 होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर इसके अंदर आपने डेल्टा कनेक्शन किया हुआ है तो अगर इस समय इसमें 99 एम्पीयर धारा आ रही है, इसमें भी 99 उसका आरएमएस मान, ठीक है, और इसमें भी अगर 99 एम्पीयर लाइन करंट है तो जब आप इसको डेल्टा में कर देंगे, स्टार में कर देंगे तो ये लाइन करंट 33 एम्पीयर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? लाइन करंट इन स्टार इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लाइन करंट इन डेल्टा। अच्छा, बहुत लोग इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टार का लाइन करंट डेल्टा के लाइन करंट का 1/√3 होता है, लेकिन ऐसा नहीं। वो मैं बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, 1/√3 नहीं होगा, 1/3 होगा। क्यों ऐसा होगा देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, फिर आगे का हेडिंग आपको पढ़ाते हैं। एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, एग्जाम में तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, इसको जल्दी से समझ लीजिए। देखो, ये बताओ, ये डेल्टा है, पहले इसको ध्यान से देखिए ये डायग्राम को। ये बताओ, ये डेल्टा में है कनेक्शन। डेल्टा में जो इसमें धारा प्रवाहित होगी इसको हम लोग फेज करंट कहते हैं। तो ये मान लो कि अगर इस बाइंडिंग का जो करंट है वो आई है, इसका जो फेज करंट है आई है, और इसको हम लोग कहते हैं, अगर ये फेज करंट आई है और ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग कहेंगे फेज वोल्टेज। लेकिन आपको पता है कि डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम ही होता है, तो इसको आप चाहे लाइन वोल्टेज कहिए चाहे फेज वोल्टेज कहिए, ठीक। लेकिन लाइन करंट और फेज करंट अलग होता है। तो अगर ये करंट आई है, सोचो जरा सा, अगर ये करंट आई है और ये लाइन वोल्टेज भी है और ये करंट आई है फेज करंट, तो उस कंडीशन में जो लाइन करंट होगा, यहाँ जो धारा बहेगी, तो लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होता है कि नहीं। तो अगर ये करंट आई है तो IL √3 आई होगा डेल्टा में, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया। मैं केवल एक बाइंडिंग का दिखाया हूँ, बाकी अलग अलग सबका नहीं दिखाया हूँ। तो अगर ये वोल्टेज, इसको आप लाइन कहिए चाहे फेज कहिए, ये भी है, यहाँ का करंट आई है, फेज करंट, तो लाइन करंट √3 आई होगा। अच्छा, इसी बाइंडिंग को अगर हम डेल्टा में स्टार में जोड़ दें तो स्टार में ये वोल्टेज कहलाएगा लाइन वोल्टेज, ठीक। ये लाइन वोल्टेज है, दो तारों के बीच का वोल्टेज है, तो ये लाइन वोल्टेज है। और इसमें फेज वोल्टेज अलग होगा, फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जो बाइंडिंग के क्रॉस होगा, तो ये होता है V/√3, ठीक है। तो ये आपको पता है कि लाइन वोल्टेज अगर ये है तो फेज वोल्टेज इतना होता है। चलो, अब ये बताओ कि अगर ये वोल्टेज इस बाइंडिंग का वोल्टेज V/√3 हो गया, पहले इस बाइंडिंग का वोल्टेज V था, अब इस बाइंडिंग का वोल्टेज V/√3 हो गया, तो धारा I/√3 हो जाएगी कि नहीं बताओ। ध्यान से सुनो, पहले इस बाइंडिंग का वोल्टेज V था, ठीक, और करंट I था इस बाइंडिंग का, ठीक। फेज वोल्टेज V था, फेज वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज होता है डेल्टा में, तो V था और ये I था। अब अगर आप इस बाइंडिंग के वोल्टेज को V/√3 किए, लाइन वोल्टेज तो अलग है लेकिन बाइंडिंग के वोल्टेज को V/√3 किए, फेज वोल्टेज V/√3 किए, तो करंट भी तो I/√3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा कि अगर ये V/√3 हुआ तो ये I/√3 हो जाएगा, ठीक। तो ये करंट I/√3 हो गया। और आपको पता है कि अगर ये करंट I/√3 है फेज करंट, तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट
करंट तो सेम होता है ना, तो ये भी तो करंट I/√3 हो जाएगा। तो अब सोचो कि मतलब ये IL यहाँ पे लिख देना पड़ेगा IL, तो यहाँ पे जो लाइन करंट है वो I/√3 हो गया, और यहाँ पे जो लाइन करंट है वो √3I हो गया। यानी मोटर के तारों में, ये मोटर है तो जो बाहर से धारा आ रही है इसके तारों में होते हुए, इसी को लाइन करंट कहते हैं। तो डेल्टा में √3I और स्टार में I/√3। देखो तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दिया है कि स्टार में √3I, ये स्टार में कितना है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है मैंने ना, ये डेल्टा में कितना है √3I और स्टार में कितना है I/√3। ठीक है, तो डेल्टा में लाइन करंट √3I देख लो वहाँ पे, और स्टार में लाइन करंट I/√3। तो ये बताओ, अगर आपको ये पता करना हो इसमें √3I और इसमें I/√3, इन दोनों में बड़ा कौन है पहले ये बताओ। तो जाहिर बात है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और इसका ये कितना गुना है, दोनों का भाग दे के निकाल सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि स्टार में लाइन करंट छोटा होता है इसकी तुलना में, और कितना गुना छोटा होता है तो 1/3 होता है। आप करके दीजिएगा, भाग दीजिएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 लाइन करंट इन डेल्टा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसको लेकर कभी कंफ्यूज, एक कंपटीशन के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेईई वगैरह कंपटीशन में ये चीज़ पूछा जाता है कि स्टार का जो लाइन, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर वो स्टार में कनेक्टेड हो तो उसका जो लाइन करंट है वो डेल्टा में कनेक्टेड होने के तुलना में कितना गुना हो जाएगा, तो 1/3 गुना रहेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि डेल्टा में रहे तो स्टार वाले का कितना गुना होगा, तो 3 गुना होगा। ठीक, जैसे मतलब अगर ये 33 एम्पियर है स्टार वाले में, तो जब इसी को आप अंदर डेल्टा बनाएंगे तो 99 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ जरूर समझ लीजिएगा। और दूसरी बात कि टार्क पे क्या असर पड़ता है, तो आपको पता है कि टार्क प्रोपोर्शनल टू V² होता है, ये सबको पता है ना 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो अब यहाँ देखो डेल्टा में और ये जो V है ये फेज वोल्टेज है, V जो है फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज नहीं है। तो आपको पता है डेल्टा में फेज वोल्टेज जो है V है, लेकिन स्टार में फेज वोल्टेज क्या है, V/√3 है, V/√3 है। तो यहाँ टार्क अगर V² के प्रोपोर्शनल है और यहाँ टार्क अगर V² के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग टार्क जो है स्टार में, वो डेल्टा में स्टार्टिंग टार्क का यहाँ 1/3 ही होगा, 1/√3 नहीं होगा। तो ये दो लाइनें जेईई के कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग टार्क इन स्टार इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्टार्टिंग टार्क इन डेल्टा। यानी हमको ये पता चला कि अगर आप इंडक्शन मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसको जब आप स्टार बनाएंगे तो ये करंट बहुत कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और लेकिन साथ में टार्क भी कम हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क वो भी 1/3 हो जाएगा। लेकिन चलो टार्क बाद में तो बढ़ जाएगा ना, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लाइन करंट को कम रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और जब इसको डेल्टा बनाएंगे तो करंट मैक्सिमम हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। इस स्टार्टर से ये होता है कि हमारा जो मोटर का करंट है, लाइन करंट, वो लिमिटेड हो जाता है। यानी उसका लाइन करंट जो है वो रनिंग कंडीशन में, रनिंग में डेल्टा में कर देते हैं। याद रखना, स्टार्टिंग में स्टार करते हैं, रनिंग में डेल्टा करते हैं। जब स्पीड पकड़ लेगा तो उसको हम लोग डेल्टा बना देंगे। ठीक, ताकि उसका करंट जो है अब बढ़ जाए। क्योंकि देखो आपको ये सब पता होगा कि कोई भी मोटर शुरुआत में करंट ज़्यादा लेता है स्टार्टिंग के समय, क्योंकि बैक ईएमएफ वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। कोई भी मोटर स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेता है, बाद में उसका धीरे धीरे करंट कम होता है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग के समय एक तो वैसे ही करंट हाई रहता है, ऊपर से अगर आप डेल्टा रख दे तो सोचो कितना हाई होगा। तो उसके रेटेड करंट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जल जाएगा मोटर। इसीलिए स्टार्टिंग में करंट को लिमिटेड रखना जरूरी है। ठीक, इसीलिए स्टार्टिंग में स्टार और रनिंग में डेल्टा। तो ये चीज़ तो इतना आपको समझ में आया स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। में आपका हेडिंग लिखा हुआ है अलग अलग, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक, लेकिन मैंने इस हेडिंग को ऐसे लिख दिया है, टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, क्या करना है उससे, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर दो तरह के हैं, एक मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। और ऑटोमेटिक में भी दो है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो चलिए यही मतलब टोटल आपका 1, 2 और 3 हेडिंग आपको पढ़ना है, फिर एक खत्म हो जाएगा। ये जो दूसरा वाला है ना ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये मेरे हिसाब से सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनुअल का जमाना आजकल है नहीं, हर चीज़ ऑटोमेटिक है। तो ये पूछेगा, सुनो इसमें भी ये 2 जो मैं बताया हूँ, अगर एग्जाम में आपको आएगा, मान लो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर लिखा आएगा, समय कम रहेगा, तो आप लोग, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सेमी ऑटोमेटिक वाला बना दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, थोड़ा कम खर्चीला होता है। हालांकि अगर समय रहेगा तो दोनों बना दीजिएगा, लेकिन आपकी मर्जी है, दोनों में से इसमें या इसमें दोनों में से कोई भी एक बना दीजिएगा अगर समय कम रहेगा तो। ठीक है, समय पर्याप्त रहेगा तो दोनों बना दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, केवल ऑटोमेटिक लिखा हुआ है
है, मैनुअल लिखा हुआ है। तो अब ये टीचर की ये डिमांड नहीं होगी जो कॉपी चेक करेगा कि 2 ठे आप बना के दिखाइए, तो समय देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग अब इसको पॉज करके पहले ये चीज़ तो जस का तस से उतार लीजिएगा, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, ये सब सेमेस्टर में नहीं है, बस रिवाइज करने के लिए मैंने ये बताया है, ठीक है। और ये हेडिंग डालिएगा, ये दोनों का नाम लिखिएगा, ये 2 तरह का होता है, ये सब लिख लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात और मैं बताया हूँ जो आप जानते होंगे, स्टार का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये मोटर के 3 बाइंडिंग हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। स्टार का मतलब होता है A2 B2 C2 सब आपस में जुड़ गया, ठीक, मतलब एक सिरा आपस में जुड़ गया, दूसरे सिरे पे आप सप्लाई दे देंगे RYB। और डेल्टा का मतलब होता है कि A2 जुड़ गया B1 से, माने एक का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से, फिर B2 जुड़ गया C1 से, और C2 जुड़ गया A1 से। और इस A1 B1 C1 पे, जैसे आपने यहाँ A1 B1 C1 पे सप्लाई दिया है, उसी तरह से A1 B1 C1 पे RYB सप्लाई दे देंगे। तो ये चीज़ें तो आपको मतलब पता होगी मुझे लगता है, तो ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो इसको कहीं आप नोट में, ये चीज़ कहीं आप नोट में लिख लीजिएगा, ये चीज़, ठीक है, कि स्टार डेल्टा में ऐसा होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। चलिए, देखिए, सबसे पहले मैं जो पहला स्टार्टर है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको अच्छे से समझिए कि मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है। देखो, ये मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम है और स्कीमेटिक डायग्राम है। देखो, इसमें पावर डायग्राम नहीं बनेगा। देखो, कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि देखो आपको बस एग्जाम में समझाना है, तो जो डायग्राम समझाने के लिए ज़रूरी हो या समझाने में आसान पड़े, उसी से आप समझाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर को भी तो समझाना ही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि यहाँ पे वायरिंग डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम का तो प्रयोग हमेशा होता है, तो वायरिंग डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम से इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी किसी डायग्राम से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैनुअल स्विच है ना इसमें, तो मैनुअल स्विच में जिसमें हैंडल लगा होता है, तो उस स्विच में थोड़ा सा ये कनेक्शन करके ही आपको दिखाना पड़ेगा वायरिंग वाला। तो ये उसका वायरिंग डायग्राम में इसमें सब कुछ दिखाया गया है कि तार कैसे जुड़े हैं। देखो, इधर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का भी सब कनेक्शन दिखाया गया है, ये नहीं कि केवल ऐसे ही छोड़ दिया गया है, केवल एक कॉन्टैक्टर दिखा के, सारा कनेक्शन देखो किया गया है। तो ये वायरिंग डायग्राम हो गया, आप इसको भी बनाना पड़ेगा आपको, और ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले तो एक चीज़ और बता दें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जब आप हेडिंग डालेंगे तो थोड़ा सा पिछले वाले जो मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं आपको बता रहा था, वो हल्का सा लिख दीजिएगा ये चीज़ कि मान लो कि एग्जाम में ये हेडिंग आ गया, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको ये लिखना पड़ेगा कि किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय हम लोग उसके बाइंडिंग को पहले स्टार में रखते हैं और बाद में उसके बाइंडिंग को रनिंग कंडीशन में जब वो स्पीड पकड़ लेता है, लगभग 80% स्पीड पकड़ लेता है, तो उसके बाइंडिंग को डेल्टा में कर देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। स्टार में लाइन करंट जो है वो डेल्टा के लाइन करंट का 1/3 होता है। मतलब ये सेंटेंस आपको मैं भले यहाँ लिखवाया हूँ, देखो थोड़ा सा बुद्धि यहाँ में अपना भी लगाते हैं कि कहाँ क्या लिखना चाहिए, ठीक है। अब आपके सिलेबस में ये हेडिंग तो है नहीं स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो आपके समझ में तो ये हेडिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ बता के ये लाइन लिख के, ताकि एग्जामिनर समझ जाए, ये लाइन लिख के अब तब आप इसका ये डायग्राम बना देंगे और समझाएंगे इसको कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये डायग्राम कैसे काम करता है। पहले वायरिंग डायग्राम देखो, देखिए वायरिंग डायग्राम में आप ध्यान देखिए, पहले देखो इधर का पोर्शन पे जरा कम ध्यान दो। अभी ये जो पोर्शन है थोड़ा ये ताम झाम वाला है, पहले इधर का ध्यान दो। देखो, सबसे पहले तो ये मोटर को यहाँ बाइंडिंग से दिखाया गया, ये मोटर का 3 फेज बाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का बाइंडिंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये स्टेटर है, ठीक। और स्टेटर में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे A1 A2 मैंने लिखा हुआ है, B1 B2 लिखा हुआ है, C1 C2 लिखा हुआ है। और आपको मैं भी बताया हूँ कि कौन किससे जुड़ेगा तो स्टार और कौन किससे जुड़ेगा तो डेल्टा। ये सारा आपस में जुड़ जाएगा अगर तो स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो सब तो आपको खैर पता है। तो चलो देखो, अब इसका कनेक्शन देखो, यहाँ से ऐसे तार आया, यहाँ पर मैंने फ्यूज लगाया हुआ है। खैर यहाँ पर मैं चाहूँ तो फ्यूज स्विच यूनिट भी लगा सकता हूँ, लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सारा काम करके दिखाएं। हमको मैंने इसका काम समझाना है, तो केवल फ्यूज भी लगा सकते हैं। हालांकि एक नीचे स्विच भी जोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। तो हमको उस चीज़ से यहाँ मतलब नहीं है, हमको मेन अपना बताना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर काम कैसे करेगा। तो देखो, तो यहाँ पे मान लो कि फ्यूज हो गया। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्टर जब एनर्जाइज होगा, इसके ये 3 मेन कॉन्टैक्ट हैं, इधर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये भी नॉर्मली ओपन है, ये भी देखो नॉर्मली ओपन है। जब ये एनर्जाइज होगा तो इधर से ऐसे खींचेगा तो ये जाके इस पर चिपक जाएगा और ये सारे क्लोज हो जाएंगे, ये भी क्लोज हो जाएगा। चलो ठीक है। अब एनर्जाइज कब होगा वो तो बाद की बात है, वो अभी बाद में आपको समझ में आएगा। तो देखो, तो ये इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो पावर जो है हमारा सप्लाई जो है ये यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। तो ये A1 यहाँ से B1 यहाँ से C1 को मिलेगा। लेकिन अब नीचे देखो, ये यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, इसी पर चलो नीचे आए, यहाँ पे ये जो
ये जो इतना चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये एक मैनुअल स्विच है। मैनुअल स्विच मतलब ये हाथ से ऑपरेट होने वाला स्विच है। और इस स्विच का हम लोग कहेंगे यहाँ पे थ्री पोजीशन फोर पोल सेलेक्टर स्विच इसका नाम है। 3 पोजीशन 4 पोल सेलेक्टर स्विच। अब ये क्या होता है, तो देखो इसको पहले तो इसका नाम 3 पोजीशन क्यों है, क्योंकि देखो इसमें 3 पोजीशन है। एक पोजीशन ऊपर, एक पोजीशन नीचे, एक पोजीशन नीचे। तो 3 पोजीशन में ये काम करेगा। मतलब ऐसा स्विच है कि ऊपर जाएगा, वैसे नहीं होता है हैंडल ऐसे बीच में रहेगा, ऊपर जाएगा, बीच में आएगा, नीचे आएगा। तो 3 पोजीशन है। और 4 पोल का मतलब ये हुआ कि इसमें मतलब एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। मतलब जैसे 4 पोल है। मतलब जो स्विच में से जैसे आप किसी भी स्विच को आप कनेक्शन देखे होंगे किसी भी स्विच का, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि ऊपर से ऐसे तार जोड़ दिए, नीचे से ऐसे तार जोड़ दिए, उसमें स्क्रू लगा होता है। तो ये सिंगल पोल के स्विच में होता है, ठीक है। और इसमें केवल 2 पोजीशन होते हैं, ऑन ऑफ 2 पोजीशन होते हैं। और सिंगल पोल, इसको सिंगल पोल कहेंगे, ठीक है। इसी में अगर कोई स्विच ऐसे हो, ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये सिंगल पोजीशन का ही है, लेकिन इसमें 2 पोल हैं क्योंकि इसमें 2 तारों का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पोल कहते हैं। तो यहाँ पे ये 4 पोल का स्विच है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सारा स्विच आपस में मैकेनिकली इंटरलॉक्ड होगा। मतलब जब ऊपर करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जो यहाँ से है आपका, यहाँ से एक लीवर टाइप का है ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी सब एक साथ जाएंगे। बीच में कर देंगे तो ये सब ऐसे सीधा रहेगा, और नीचे कर देंगे तो सब नीचे हो जाएंगे। मैंने नीचे वाले को गाढ़ा दिखाया है, मतलब ये पोजीशन फिलहाल इसका है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। बीच में ऐसे हो जाएगा और ऊपर जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्विच का आपको समझ में आया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, अच्छा ये जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है, कॉन्टेक्टर के जगह कॉइल पे आओ, कॉन्टेक्टर का, अच्छा थोड़ा सा इधर का कनेक्शन और ऐसा देख लो तो, कि जैसे ये जो है इस कॉइल का जो मैंने स्टेटर का जो ये वाला कॉन्टैक्ट है, इसको मैंने यहाँ के ला के यहाँ जोड़ा है, इसको मैंने ला के एकदम अंत वाले पे जोड़ा है। ध्यान से देखना है क्योंकि ऊपर डेल्टा है ना, तो फेज सीक्वेंस चेंज करना है, अभी समझ में आएगा। और इसके नीचे वाले को ला के बीच में जोड़ा है। सबसे इधर वाले को शुरुआत में, इधर वाले को एकदम लास्ट में, और नीचे वाले को यहाँ जोड़ा है। चलो ये भी हो गया। अब जैसे इधर का कनेक्शन देखो, देखो ये जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है, इसके एक सिरे को मैंने न्यूट्रल दे दिया, इसके एक सिरे को मैंने न्यूट्रल दे दिया। अब फेज देखो इसको कहाँ से मिल रहा है। देखो कुछ कॉन्टेक्टर के कॉइल एसी से भी एनर्जाइज होते हैं, उसके अंदर रेक्टिफायर वगैरह लगा होता है जिससे वो डीसी बना के अपने आप को कर लेता है, ठीक है। तो एक सिरे को मैंने यहाँ न्यूट्रल पे जोड़ दिया गया, और उसके बाद ये एक ओवरलोड रिले से होते हुए फेज देखो इसको कहाँ से मिलेगा, ओवरलोड रिले से होते हुए यहाँ पे, ठीक, फिर यहाँ पे इस स्विच के थ्रू, ठीक, और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए, और फिर एक बीच में ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन, और उसके बाद ऑफ पुश बटन है, और फिर इसको आर पे ले आके जोड़ दिया गया। इसको चाहे तो आप वाई पे भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो बी पे भी जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए फेज जो है ओ एल आर कॉन्टेक्ट C1, सी से जब 1 पे जुड़ा रहेगा तभी मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये इधर आके यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे आके इस ऑन पुश बटन से होते हुए ये जब ऑन होगा तभी मिलेगा, ठीक है, इसको फेज। और फिर ये ऑफ पुश बटन, ये ऑन हो जाएगा तो बंद हो जाएगा फेज मिलना, ऑफ रहेगा, ये पुश बटन जब ऑफ रहेगा तभी इसको मिलेगा फेज, ठीक है। और ये फिर आर से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये इतना आपको कनेक्शन समझ में आया। तो अभी पहले इस पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको इस बीटी डायग्राम पे समझा रहा हूँ, तो जल्दी समझ में आएगा आपको। चलो अब देखो ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो मैंने लिखा हुआ है ऊपर डेल्टा, बीच में ऑफ, नीचे स्टार। मतलब अगर ये जो 3 पोजीशन 4 पोल वाला स्विच है ये पूरा ऊपर रहेगा तो मोटर डेल्टा में चलेगा, और ये रनिंग कंडीशन में हम लोग करते हैं जब स्पीड पकड़ लेता है। जब ये नीचे रहेगा तो स्टार में रहेगा, अब बीच में रहेगा तो ऑफ रहेगा। देखो यहाँ पे एक मैनुअल स्विच है, इसीलिए यहाँ पे स्विच नहीं लगाया गया। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे खुद हमारे पास मैनुअल स्विच है, तो बीच में रहेगा तो मोटर को कुछ मिलेगा ही नहीं, नीचे आएगा तो स्टार। मतलब शुरुआत में हम लोग इस स्विच को नीचे रखेंगे, जब स्पीड पकड़ लेगा तो ऊपर कर देंगे, बंद करना होगा तो बीच में कर देंगे, ठीक है। और ये पुश बटन का तो हेल्प लेंगे ही। तो अब देखो मतलब इसको स्टार में ऐसे नीचे करके, और जब पुश बटन दबाएंगे तब मोटर ऑन होगा, ठीक। और उसके बाद देखो कैसे कैसे ये काम करेगा, पुश बटन को कब छोड़ना है, ये सारा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए इसका काम देखिए। देखो सबसे पहले तो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का पहला शर्त देखो क्या है। पहला शर्त ये है कि जब भी ये ऑन पुश बटन दबे, जब भी ये ऑन पुश बटन दबे तो मोटर सिर्फ और सिर्फ तभी स्टार्ट हो, सिर्फ और सिर्फ तभी स्टार्ट हो जब ये हैंडल हमारा, मतलब ये जो पोजीशन है ये नीचे रहे। पहला शर्त तो ये, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये हैंडल ऊपर रहे, डेल्टा में रहे, अब तभी भी कोई जाके बटन दबा दे तो मोटर ऑन हो जाए, तब तो डेल्टा में ऑन हो जाएगा और जल जाएगा।
समझे। तो भाई देखो, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत अनपढ़ गवार लोग भी होते हैं। कोई जाके मान लो कि ये हैंडल ऊपर हो और कोई जाके कोई बच्चा ही जाके इसको धीरे से दबाए, समझ रहे बात को। तो ऐसा न हो जाए कि मोटर डेल्टा में स्टार्ट हो जाए। तो पहला शर्त तो ये है कि जब ये नीचे हो तभी इसको ऑन करने पर मोटर ऑन हो। वो चीज़ कैसे होगा आप पहले इसको देखिए, ठीक। और एक चीज़ और इतना तो आप क्लियर रखिएगा कि जब ये स्विच नीचे होगा तो यहाँ ध्यान से देखो, ये C2 इस पर आया हुआ है, B2 इस पर आया हुआ है और A2 इस पर आया हुआ है। और जब ये स्विच नीचे होगा तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये सब आपस में जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं A2 B2 C2 शॉर्ट हो गया कि नहीं, यानी स्टार कनेक्शन है। तो ये मत पूछिएगा कि नीचे होने पर स्टार कैसे होगा। नीचे होने पर स्टार होगा और ऊपर होने पर डेल्टा होगा, ठीक है। ऊपर होने पर डेल्टा का भी रीजन आपको पता ही है। देखो ये यहाँ पे आया, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, तो वो डेल्टा ही होगा, ठीक है। तो ये तो याद रखिएगा, मतलब ऊपर ये होगा तो वो डेल्टा कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। तो ये इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ऊपर करेंगे तो डेल्टा, नीचे करेंगे तो स्टार और बीच में ऑफ, ठीक। अब देखो, अब सबसे पहला शर्त ये है कि हम जब इस बटन को दबाएं तो मोटर सिर्फ तभी ऑन हो जब ये हैंडल नीचे रहे। तो सबसे पहले किसी को अगर सच में जाके ऑन करना हो मोटर को, पहले तो ये ऑफ पोजीशन में रहेगा। ऑफ पोजीशन में इस बटन को आप कितना भी दबाएंगे ऑन ही नहीं होगा। देखो कैसे, इसका कारण जान लो कि अगर ये बीच में है तो ये बताओ, इस कॉन्टेक्टर को यहाँ से न्यूट्रल तो मिल रहा है, लेकिन फेज देखो, अगर आप इस बटन को मान लो दबा दिए, लेकिन ये बीच में है, तो अगर ये बीच में है तो यहाँ से सप्लाई गया, यहाँ से ऐसे यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से क्या इस पे जाएगा, ये बीच में है तो नहीं जाएगा, ठीक। तो मोटर नहीं आने होगा, क्योंकि इसको इसी रास्ते से तो फेज मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज नहीं होंगे तो मोटर ऑन ही नहीं होगा। तो ये समस्या भी खत्म हो गई कि अगर ये स्विच बंद हो तो कोई इस बटन को कितना भी दबाए मोटर ऑन नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर ये डेल्टा में जुड़ा रहे, ऊपर रहे, ये पोजीशन देखो ऊपर रहेगा तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो अगर ये पोजीशन टू पे रहे, मतलब C2 पोजीशन रहे, तो अगर C2 पोजीशन पर रहेगा तो भी मोटर ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसको फेज नहीं मिलेगा। इसको फेज नहीं मिलेगा तो ये एनर्जाइज नहीं होगा। तो ये समस्या भी दूर हो गई कि डेल्टा में मोटर कभी ऑन ही नहीं होगा। जब ऑन होगा तो स्टार में होगा, ठीक है। यही तो हमें चाहिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में, कि जब स्टार में रहे तभी प्रेस करने पर ऑन हो। अच्छा, अब इसको नीचे कर दो तो जरा, तो इसको नीचे किए, ये सारा नीचे हो गया, ये मोटर का बाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड है। अब जरा पुश बटन को दबाओ तो यहाँ से सप्लाई फेज इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से हुए एम को मिला, न्यूट्रल ऑलरेडी मिला हुआ है। तो जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में ये कॉन्टेक्ट चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे मोटर को स्टार वाली सप्लाई मिलने लगेगी। मतलब मोटर को यहाँ से A1 B1 C1 को सप्लाई मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि A1 B1 C1 को सप्लाई मिल जाएगा, और A2 B2 C2 जो है इस रास्ते से आप देखेंगे तो आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो ये स्टार कनेक्शन में इसको सप्लाई मिल गया, हो गया काम। अब देखो, अब अगर आप इस पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो भी देखो क्या होगा। ये बताओ, जब इसको सप्लाई मिलेगी इस कॉन्टेक्ट को तो ये भी तो सट जाएगा, ये इसमें क्लोज हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब इसको सप्लाई मिलने के दो रास्ते हो जाएंगे जब तक आप पुश बटन को दबाए हुए हैं। एक रास्ता इधर से होके, इधर से होके, इधर से होके इधर, और एक सीधे रास्ता है, देखो ना यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से, और ये इस पर चिपक चुका रहेगा तो ये, ठीक। और ये इधर आया और फिर यहाँ पे आके, और ये नीचे है ना, तो ये इस रास्ते से, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे आप इस पुश बटन को दबाए हुए हैं तो स्टार में है, मोटर स्टार में चल रहा है, लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे ना तो मोटर फिर बंद हो जाएगा। बता रहा हूँ क्यों। मतलब इसमें वो चीज़ नहीं होगा कि मोटर का ये जो कांटेक्ट है ये होल्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये देखिए, जब आप इसको दबाए ये एनर्जाइज हुआ, ये क्लोज हो गया, मोटर को स्टार में सप्लाई मिला, लेकिन साथ में ये भी क्लोज होगा कि नहीं। और जब ये क्लोज होगा तो सप्लाई जो है इस रास्ते से चलेगी, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, तो यहाँ से आके, चूंकि ये तो C1 पे है ना, तो यहाँ सप्लाई आएगा ही नहीं। मतलब इस रास्ते से कोई सप्लाई, ये भले चिपकेगा लेकिन इस रास्ते से कोई सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि ये रास्ता आगे चल के खुला हुआ है। तो मोटर को सप्लाई केवल इसी रास्ते से मिलेगी, यानी ये होल्ड करने का काम इसको नहीं करेगा। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो तुरंत मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि छोड़ोगे तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये सब छोड़ देंगे तो मोटर को सप्लाई मिलेगा ही नहीं। यानी देखो, मैनुअल में यही तो होता है कि मैनुअल में हम लोग पुश बटन को दबा के, इस ऑन पुश बटन को दबा के तब तक दबाए रखेंगे जब तक वो 80% स्पीड पकड़ न ले। अब देखो, जब हमें दिखेगा कि हाँ मोटर स्पीड पकड़ लिया, तो जब मोटर स्पीड हमारा पकड़ लेगा तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जब मोटर स्पीड पकड़ लेगा तो इस पुश बटन को दबाए रखेंगे, इस पुश बटन को दबाए रखेंगे, और तुरंत इसका हम लोग डेल्टा पे इसको जोड़ देंगे। तुरंत इस हैंडल को जो स्टार पे है तुरंत उसको डेल्टा पर रख देंगे। ये चूंकि ये हैंडल और ये पुश बटन एक पास ही होता है, दो आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसी में
में पुश बटन भी होता है, उसी में हैंडल भी होता है। तो आप पुश बटन को दबाए रखेंगे, जब दिख जाएगा कि स्पीड पकड़ लिया तुरंत उसको डेल्टा पे कर देंगे। अब डेल्टा पे करेंगे तब उस कंडीशन में मोटर डेल्टा में ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसलिए कि जब आप डेल्टा में करेंगे उसके बाद पुश बटन छोड़ भी देंगे तो चलता रहेगा। क्यों? देखिए, क्योंकि जब आप उसको डेल्टा में कर देंगे और मान लो पुश बटन को छोड़ दिए, तब तो इस रास्ते से, चूंकि ये चिपका हुआ है तो धारा इस रास्ते से भी यम को मिल जाएगी कि नहीं बताओ। ऐसे होके ये आपस में चिपका हुआ है, ऐसे होके और ये C2 से जुड़ चुका है, याद रखना। तो ऐसे होके इसको धारा मिल गई कि नहीं बताओ। ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आया? ये कैसे काम कर रहा है कि जब आप ये ऑन पुश बटन दबाने पर मोटर सिर्फ तभी और तभी ऑन हो रहा है जब ये नीचे स्टार में जुड़ा हो, C1 के साथ हो और ये स्टार में हो उस। ठीक है, हाँ, जब ये ऑफ में रहेगा इसको कितना भी दबाओगे नहीं चलेगा। ये डेल्टा पे होगा और ये 2 पे होगा, कितना भी दबाओगे नहीं चलेगा। स्टार पे दबाओगे सिर्फ तभी मोटर स्टार्ट होगा। तो हमारा एक चीज़ तो अच्छा हो गया, दबा के रखो, जब स्पीड पकड़ ले डेल्टा में चेंज करो, उसके बाद इसको छोड़ भी दोगे तो मोटर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टेक्टर है ये इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से होकर लैच हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब ये डेल्टा में जुड़ गया, मतलब ये C2 पे आ गया, तो उस कंडीशन में इसके एनर्जाइज होने के 2 रास्ते हैं। देखिए, अभी पुश बटन मान लो दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में यहाँ से अच्छा ये तो ऊपर चला जा चुका है ना। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, तुरंत धारा जो है, जो कि ये चिपका हुआ है ना, बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चिपका हुआ है तो धारा इस रास्ते से ऐसे प्रवाहित तुरंत होने लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पुश बटन को छोड़ेंगे तुरंत धारा जो है इस रास्ते से, क्योंकि ये क्लोज है तो इस रास्ते से होकर ऐसे होकर, क्योंकि ये तुरंत 2 पे आ जाएगा तो धारा ऐसे होकर इसमें पहुँचने लगेगी। तो अभी तो ये एनर्जाइज ही रहेगा, यानी ये लैच हो गया, और लैच हो गया तो ये कॉन्टेक्ट छोड़ेगा नहीं, और जब ये नहीं छोड़ेगा तो आपका ये जो मोटर बाइंडिंग है ये डेल्टा में रन करता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। बटन हाथ से दबाओ, हैंडल को ऊपर करो और तब ये चलता है। अच्छा, अब इसी चीज़ को आप जरा स्कीमेटिक डायग्राम में समझ लीजिए। स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर फेज, नीचे न्यूट्रल। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑफ पुश बटन स्विच। अच्छा, ऑफ पुश बटन स्विच यहाँ पे दिख रहा हो ना, जब इसको आप दबा देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से धारा जो है ये इधर ही से तो जा रही थी इसमें, तो वो बंद हो जाएगा जाना, तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। जब डी एनर्जाइज होगा तो ये डेल्टा में रहेगा भी, तो भी इसको सप्लाई मिलना, क्योंकि ये सब छोड़ देंगे तो मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो अब इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऑफ पुश बटन दिखाया गया है। यहाँ पे एक OLR भी आप लोग बना दीजिएगा, ऊपर OLR भी रहेगा, क्योंकि ये OLR है। अगर ये भी खुल गया तो मोटर जो है ये जो कॉन्टेक्टर है ये डी एनर्जाइज हो जाएगा और ये छोड़ देगा, मोटर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक OLR बना दीजिएगा। ठीक है, वो मुझसे छूट गया है, तो यहाँ पे एक OLR ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। तो ये OLR है, उसके बाद ऑफ। अब ये बताओ, जब ऑफ है और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑन पुश बटन है, और ऑन पुश बटन के बाद आप देखिए इस वाले स्विच का कनेक्शन दिखाया गया है, बस इस वाले स्विच का, कि ये 1, ये 0, ये 2, ठीक है, ये C1 पोजीशन में यहाँ भी दिखाया गया है, तो यहाँ भी C1, ये 0, ये ऑफ पोजीशन वाला है, ये स्टार वाला पोजीशन है, ये डेल्टा वाला पोजीशन है। ठीक, और इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है M1 वो इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो स्कीमेटिक डायग्राम में वो भले वहाँ पे आपको अलग तरीके से दिख रहा होगा, वो जुड़ा इसी तरह से है कि इस तरह से इस स्विच के लास्ट से वो कनेक्शन आया हुआ है और 2 से होकर ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो ऐसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे OLR को नीचे तो दिखाया गया है, तब क्या दिक्कत है? जब नीचे दिखाई दिया गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से रहने दीजिए। ठीक, तो अब देखो, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैसे काम करेगा ये, इस तरह से ये काम करेगा कि अच्छा देखो, जब हम लोग जब ये C जो है 1 पोजीशन पे रहेगा, मान लो कि C 0 पोजीशन पे है, मतलब ऑफ पोजीशन पे है, तो अगर ये C ऑफ पोजीशन पे रहेगा तो इस पुश बटन को आप कितना भी दबा लेंगे, क्या ये सप्लाई यहाँ से आके इस पे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर ये ऑफ पोजीशन पर रहेगा तो सप्लाई जाने का तो रास्ता यही है ना। तो ये अगर ये इस पोजीशन पे है, तो अगर मान लो कि ये नहीं है, ये इस पोजीशन पे है, तो क्या यहाँ की सप्लाई यहाँ पहुँच पाएगी, इसमें पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। यानी उस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं होगा। ठीक, यानी आपको पहली बात तो समझ में आया कि जब C 0 पर रहेगा, यानी ये हैंडल वाला स्विच ऑफ रहेगा, तो ऑन को कोई कितना भी दबा ले मोटर ऑन नहीं होगा। मोटर सिर्फ तभी ऑन होगा जब स्टार में हो। स्टार में होने का मतलब हैंडल नीचे मतलब C1 पे है, तो आप इसको दबाएंगे तो मोटर ऑन होगा। ठीक है, और मोटर को ऐसे सप्लाई, मोटर को मतलब ये इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगी, और इसको मिलेगी तो ये ऑन होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको कोई डेल्टा में भी रखे, इधर रखे, तो भी कोई इसको कितना भी
दबा ले मोटर ऑन नहीं होगा, यानी मोटर सिर्फ स्टार में ही ऑन होगा। अच्छा, जब एक बार मोटर ऑन हो जाएगा तो उस कंडीशन में जब यम एनर्जाइज हो जाएगा तो ये चिपक जाएगा, और ये जब चिपक जाएगा तो उस कंडीशन में अगर आप इस स्विच का पोजीशन 2 पे कर दें, ठीक है, मतलब अभी मान लो कि पुश बटन दबाए हुए हो, स्पीड पकड़ना शुरू किया, और जब स्पीड पकड़ लेगा तो धीरे से आप इस स्विच को इस पे कर देंगे, और जब आप इस स्विच को 2 पे करेंगे, और ये भी तो चिपक चुका है, ठीक है, तो जब आप इसको इस पे करेंगे तो इधर से होकर, अब आप इस पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो भी इधर से होकर ये चलता ही रहेगा, और ये डेल्टा में मोटर आपका चलता रहेगा, ठीक है, बटन छोड़ भी दोगे तो इसमें ये समझ में आया ना, देखो कितना स्कीमेटिक डायग्राम से कितना जल्दी समझ में आ गया, उसी का काम, ठीक है। अब इतना कनेक्शन रियलिटी में कनेक्शन इस तरह से होगा, लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम देखो कैसे हुआ है, ठीक है, ये बस समझा दिया आपको इसका काम, और आप दबा दोगे बंद हो जाएगा, वो LR दबा दोगे तो भी डी एनर्जाइज हो जाएगा, और डी एनर्जाइज होगा तो मोटर चलना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपका वायरिंग डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का। अब इसमें लिखोगे क्या, तो लिखोगे एग्जाम में इसको इस तरह से कि पहले तो जो मैं शुरुआत में बताया था आपको कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टर द्वारा हम लोग मोटर के 3 फेज वाइंडिंग, स्टेटर के 3 फेज वाइंडिंग को पहले स्टार में बाद में डेल्टा में जोड़ देते हैं। स्टार में जोड़ने से जो उसका लाइन करंट होता है वो डेल्टा स्थिति में होने वाले लाइन करंट का 1/3 हो जाता है। ये सब अपना लिखो देना। उसके बाद पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। अब बस समझाइएगा केवल इसी को, स्कीमेटिक डायग्राम को, थोड़ा बहुत इसका चर्चा बीच में करते रहेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि इसमें इस स्टार्टर में एक मैनुअल स्विच होता है, हैंड ऑपरेटेड स्विच होता है। जब इसको नीचे करते हैं तो बाइंडिंग स्टार में जुड़ जाती है, जब ऊपर करते हैं तो बाइंडिंग डेल्टा में जुड़ जाती है, ठीक है। जब हम लोग ऑन पुश बटन को दबाते हैं तो मोटर सिर्फ तभी ऑन होता है जब उसका बाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ऑन पुश बटन दबाने पर C1 कॉन्टैक्ट, C1 ऐसे लिख देना, C1 कॉन्टैक्ट से होते हुए कॉन्टैक्टर M एनर्जाइज होता है, जिससे मोटर स्टार में स्टार्ट हो जाता है। अब जब हम लोग स्विच के पोजीशन को डेल्टा में करते हैं जिससे C2 से जुड़ जाता है, ठीक है, जिससे C2 से जुड़ जाता है और कॉन्टैक्टर M1 से होते हुए एनर्जाइज होने लगता है और मोटर डेल्टा में ही चलता रहता है, ठीक है। इस तरह से अपना लिखो लेना, कुछ भी लिखोगे, सेमेस्टर में कोई इतना पढ़ता उड़ता नहीं है, बस ये डायग्राम आपका देखा जाएगा। तो ये आपको समझ में आया ना, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। चलिए अब जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।